हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान। और कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह अवेलेबल है। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो नहीं करते तो जल्दी से फॉलो करो, और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से पहले लाइक करो। और इसी बात पे शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है वो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 8 क्लास 7th, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बाय नाउ स्टूडेंट्स, हमने हर एक टॉपिक को अच्छे से समझा है, अच्छे से हमने आपको हर एक टॉपिक वाइज सेशन प्रोवाइड करें। अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी से जाओ, पहले सारे चैप्टर के हर सेशन को अच्छे से वॉच करो, अपने सारे डाउट्स क्लियर करो, अपने सारे कंसेप्ट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे आओ। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के इस सेशन में आपको हम सारे क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में आपको अपने आंसर्स कैसे फ्रेम करके लिखने हैं। स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? सो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ए से लेके ई तक। हर एक ब्लैंक को आपको फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक से। So production of new individual from the vegetative part of a plant is known as, हमें पता है कि प्लांट के दो टाइप के पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो स्टूडेंट्स, प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, अगर उस वेजिटेटिव पार्ट यानी कि स्टेम हो गया, रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, इस वेजिटेटिव पार्ट से अगर कोई एक प्लांट बन रहा है तो उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? सो उस टाइप ऑफ प्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इज दैट क्लियर? सो पहले ऑप्शन का तो आंसर होना चाहिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब भी वेजिटेटिव पार्ट से हम एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? नाउ बी पे आते हैं। तो अ फ्लावर मे हैव ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सच अ फ्लावर इज नोन एज। अब ऐसे फ्लावर्स जिनके पास या तो सिर्फ एंथर और फिलामेंट है, या जिनके पास स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। एंथर और फिलामेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ऐसे प्लांट जिनके पास सिर्फ या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है या तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, यानी कि इनके पास या तो मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो फीमेल होगा। जब दोनों ही प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसे प्लांट्स जिनके पास दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है, उस टाइप ऑफ प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? लेकिन जहां पे एक प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। इज दैट क्लियर? तो उनको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, और ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इज दैट क्लियर? नाउ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम or of the another flower of the same kind is known as। अब ये आपसे पूछ रहे हैं ऐसी प्रोसेस जहां पे क्या होता है? ये हो गया हमारा एंथर, और एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंथर एक पतले से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। एंथर वो जगह है जहां पे पोलन ग्रेन्स बनता है और पोलन ग्रेन स्टोर होता है। सो अब ये आपसे कह रहे हैं कि ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का। तो यहां से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हुआ कहां? स्टिग्मा पे। तो स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टिग्मा कंटिन्यू होता है स्टाइल से, जो पतला सा ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये कनेक्ट होता है जाके ओवरी में, जहां पे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टिग्मा, देन आता है हमारा स्टाइल, और उसके बाद ओवरी। इज दैट क्लियर? और ओवरी एक ऐसी जगह है जहां फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस करता है। अब स्टूडेंट्स, ट्रांसफर हो रहा है क्या? पोलन ग्रेन्स का
एंथर से स्टिग्मा पे, तो यहां पे स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आ रहा है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं या तो वो एक ही प्लांट में हो रहा है या तो वो एक ही तरीके के प्लांट है बट दूसरे एंथर से दूसरे के स्टिग्मा में जा रहा है, लेकिन दोनों ही सेम तरीके के प्लांट है। तो इस टाइप ऑफ मेथड में को जहां पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अगर वो एक ही फ्लावर में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर वो एक एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में हो रहा है तो उस टाइप को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सो ये दो टाइप के पॉलिनेशंस होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर डी, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज टर्म्ड एज। अब स्टूडेंट्स यहां पे जब मेल गैमीट एंथर और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल गैमीट्स। तो मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट के साथ जाते हैं तो वो फ्यूज होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। सो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स टू फीमेल गैमीट्स इज नोन एज fertilization. Is that clear? Now coming to last E, सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस। अब आप पूछेंगे सीड डिस्पर्सल क्या होता है? तो डिस्पर्सल का मतलब होता है फैलना। अब स्टूडेंट्स ये जो सीड है इसका डिस्पर्सल, इसके अंदर जो सीड है, ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बनते हैं, सीड ऐसी चीज है जो केपेबल होते हैं दूसरे प्लांट को गिव राइज करने में। इज दैट क्लियर? हर सीड एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये जो सीड है ये जरूरी होता है इनका डिस्पर्सल होना, क्योंकि अगर ये एक ही जगह पे ग्रो हो गए सेम टाइप के प्लांट तो वो एक दूसरे से कंपटीशन करने लगेंगे और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अगर सीड का डिस्पर्सल होता है तो ये काफी अच्छी चीज और काफी फायदेमंद माना जाता है प्लांट्स के लिए। अब ये जो सीड डिस्पर्सल है ये कई तरीके से हो सकता है, ठीक है? ये क्या तरीकों से हो सकता है? ये वाटर से हो सकता है, ये विंड से हो सकता है, ये इंसेक्ट से हो सकता है, ये एनिमल से हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स ये एक्सप्लोजन से हो सकता है, ये ग्रेविटी की वजह से हो सकता है। सो आपसे पूछा जा रहा है कि सीड डिस्पर्सल किन किन तरीकों से हुआ जाता है। सो मोस्ट कॉमनली जो सीड डिस्पर्सल्स होते हैं वो होता है वाटर, विंड and animals. Is that clear? Is that clear? Birds भी seed dispersal करते हैं। Is that clear? Now, तो ये हो गए आपके आंसर्स। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आ जाते हैं अपनी आंसर शीट पे। सो पहले क्वेश्चन का आंसर था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेकेंड ऑप्शन का आंसर था यूनिसेक्सुअल फ्लावर, थर्ड का था पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, विंड, इंसेक्ट्स एंड वाटर। विंड आप एनिमल्स भी कह सकते हैं, जैसे काउज हो गए, डियर्स हो गए, शीप्स हो गए, इनसे भी होता है, बर्ड से भी होता है और इंसेक्ट से भी होता है, बीज हो गए और बहुत सारे इंसेक्ट्स हो गए। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आपको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई तरीके होते हैं, जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रेगमेंटेशन। अब हम सबसे पहले देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। तो स्टूडेंट्स हमने जैसे देखा था कि वेजिटेटिव पार्ट जो रहता है, वेजिटेटिव पार्ट केपेबल होता है एक नए प्लांट को गिव राइज करने में। सो अगर एक नया प्लांट वेजिटेटिव पार्ट से बन रहा है तो उस टाइप ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इज दैट क्लियर? सो इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड ऑफ ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्टेम। और वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गई, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट हैं। तो अगर स्टेम से, रूट से, लीफ से एक नया प्लांट ग्रो कर रहा है तो उस टाइप ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ एग्जांपल्स जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन कौन से प्लांट शो करते हैं, जैसे जिंजर हो गया, पोटैटोज हो गए। सो ये सारे प्लांट अपने आप जो इनके वेजिटेटिव पार्ट हैं उनसे ये केपेबल होते हैं कि एक न्यू प्लांट को गिव राइज कर पाए। इज दैट क्लियर? नाउ
और बी पे आते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन, इन द फ्रेगमेंटेशन मेथड of a body of plants divide into 2 or more fragments। अब इसके नाम में लिखा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ों, ठीक है। तो टुकड़े, जब एक प्लांट के टुकड़े हो जाते हैं और उसकी जो टुकड़े हैं वो अपने आप में केपेबल होते हैं एक न्यू प्लांट को गिव राइज करने में। सो इन द फ्रेगमेंटेशन मेथड द बॉडी ऑफ अ प्लांट्स डिवाइड। अब यहाँ पे प्लांट की बॉडी डिवाइड करती है इनटू 2 और मोर सेगमेंट्स। ये एक या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में यानी कि टुकड़ों में टूटते हैं, और जब ये टूटते हैं तो हर एक फ्रेगमेंट ग्रो कर सकता है एक न्यू प्लांट में। और इस टाइप ऑफ कह सकते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं? सो वो है बेसिकली फ्रेगमेंटेशन शोइंग द इंडिपेंडेंट प्लांट। एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट शोइंग फ्रेगमेंटेशन मेथड इज एल्गे। तो एल्गे जो प्लांट है वो अपने आप में फ्रेगमेंट के तौर से टूट के एक नए एल्गे में डेवलप हो सकता है। यानी कि आपने कभी नोटिस करा होगा कि पानी के ऊपर एक ग्रीन कलर की काई जम जाती है, तो वो जो ग्रीन कलर की काई होती है बेसिकली वो एल्गे होता है। इज दैट क्लियर? और एल्गे इतना रैपिडली ग्रो कैसे करता है? क्योंकि हर एल्गे जब वो 2-3 टुकड़ों में टूटता है, उसका हर टुकड़ा एक नए एल्गे को बनाने के लिए केपेबल होता है, और इसी वजह से एल्गे बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाता है। इज दैट क्लियर? सो एल्गे डिवाइड्स बाय फ्रेगमेंटेशन। इज दैट क्लियर? नाउ budding। अब budding, in the budding method the small bulb projects out from the yeast cell। अब स्टूडेंट्स, हमने budding कहाँ देखा था? हमने budding हाइड्रा में भी देखा था, budding yeast में भी होता है। अब क्या होता है, अगर ये yeast का सेल है तो यहाँ पे एक छोटी सी बड डेवलप होगी। इज दैट क्लियर? अब ये जो छोटा सा आउटग्रोथ है इसको हम बड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम बड कहते हैं। इज दैट क्लियर? अ बड विच ग्रोज एंड डिस्कनेक्ट फ्रॉम द प्लांट टू क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब ये जो बड है, जब ये पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है उसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाता है बाकी के सेल से, और ये जो बड है फिर ये अपने आप न्यू बड को गिव राइज करने के लिए रेडी होता है। इज दैट क्लियर? सो शोइंग बडिंग मेथड आर ईस्ट एंड हाइड्रा। बेसिकली जब तक ये बड ग्रो करता है ये अटैच रहता है, जैसे ही ये बड कंप्लीटली ग्रो कर जाता है ये डिटैच हो जाता है पेरेंट सेल से, और उसके बाद जब ये डिटैच हो जाता है तो वो इंडिपेंडेंटली एक खुद का ऑर्गेनिज्म है वो, और अपने आप ही वो दूसरे बड को देता है फिर फॉर्मेशन, फिर वो बड ग्रो करता है, फिर वो अलग होता है, और ऐसे प्रोसेस चलती जाती है। इज दैट क्लियर? नाउ फोर्थ इज स्पोर फॉर्मेशन। सो व्हेन द ब्रेड इज प्रेजेंट इन द ओपन एयर, आपने नोटिस करा होगा जब भी आपके घर में अगर आप मॉइस्ट ब्रेड को खुले रख दो तो थोड़े दिनों बाद उसके ऊपर आपको एक ग्रीनिश सा ग्रेइश सा कुछ नई सी ग्रोथ दिखेगी। तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली वो एक फंगस होता है जो आप देख सकते हो, वो फंगस की ग्रोथ शुरू हो जाती है। फंगस की ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है मॉइस्चर और वार्मथ जो उसको ब्रेड से मिल जाता है। अब जैसे ही ब्रेड मॉइस्ट होती है उसको मॉइस्चर मिल गया, साथ ही साथ ब्रेड पे वो बहुत इजीली ग्रो कर जाता है, एंड उसके बाद वो अपने स्पोर की अपने स्पोर्स की मदद से वो ग्रो करता है। इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट, जो फंगस के स्पोर्स होते हैं वो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही उसको ब्रेड दिखी, ब्रेड गीली है, तो ये जो स्पोर्स हैं ये जाके उसके ऊपर बैठ जाएंगे और फंगस की ग्रोथ को शुरू कर देंगे। इज दैट क्लियर? अब आपने नोटिस करा होगा कि जो फंगस होता है ये यूजुअली रेनी सीजन में बढ़ जाता है। आप अगर नोटिस करोगे आपके लेदर के कपड़े, आपके लेदर के शूज, पूरे साल इनको कुछ नहीं होगा, लेकिन सडनली बारिश के समय इनके ऊपर फंगस की ग्रोथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पोर फंगस के पूरे टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फंगस की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? हमें मॉइस्चर चाहिए, वार्मथ चाहिए, जो इनको रेनी सीजन में मिल जाता है, इसीलिए इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है रेनी सीजन में।
इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो फंगस की जो ग्रोथ है, फंगस का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो किस तरीके से हुआ? स्पोर की वजह से हुआ। और ये जो स्पोर्स हैं ये अगर किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी खाने की चीज पे आ गए तो वो अपनी ग्रोथ धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ coming towards our next question, question number 3, explain what you understand by sexual reproduction. अब आपको बताना है कि sexual reproduction से आपको क्या समझ आता है। So in organism, sexual reproduction is explained in the mode of reproduction in plants. Now students, in sexual reproduction there are two types of gametes involved. हमेशा याद रखना कि एक मेजर डिफरेंस होता है asexual और sexual में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो टाइप ऑफ गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, वेयर एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। तो जहां पर भी मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कह सकते हो, वो चीज सेक्सुअली रिप्रोडक्शन उनमें हो रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म अ जाइगोट, और फिर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद वो जाइगोट धीरे धीरे ग्रो करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो करता है। इज दैट क्लियर? नाउ coming to question number 4, state the main difference between asexual and sexual reproduction. So we know asexual reproduction में यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, whereas in sexual reproduction यहाँ पे हमेशा दो टाइप ऑफ गैमीट्स इन्वॉल्व है, यानी कि मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। इज दैट क्लियर? सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ द पेरेंट्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। यहाँ पे दोनों ही पेरेंट रिप्रोडक्शन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट है तो यहाँ पे कुछ गैमीट नाम की चीज ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। लेकिन यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल के गैमीट्स अलग फॉर्म होते हैं, फीमेल के गैमीट्स अलग फॉर्म होते हैं। Is that clear? Now students, sexual reproduction जैसे हमने पढ़ा था in humans, male gametes sperm होते हैं, female gametes eggs होते हैं। Similarly अगर हम बात करें अपने flowers की, अपने plants की, so flowers में male gametes एंथर से पोलन ग्रेन्स होते हैं, और फीमेल गैमीज जो एग्स होते हैं वो ओवरी के अंदर होते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड इज सेम एज द पेरेंट, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है वो अपने पेरेंट सेल का एग्जैक्ट कॉपी होती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही आते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन होता है जीन्स में, और क्योंकि वेरिएशन हो गया है तो यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। जैसे आप और मैं हैं, हम अपने पेरेंट्स की तरह हैं, हम ह्यूमंस हैं, जैसे वो ह्यूमंस हैं हम भी ह्यूमंस हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। हम 50% मदर से होते हैं, 50% हमारे ट्रेड्स फादर से आते हैं, और उसके बाद भी हम ना तो मम्मा का एग्जैक्ट कॉपी है ना तो पापा का एग्जैक्ट कॉपी है, लेकिन हम उनसे सिमिलर हैं, लेकिन हम उनकी तरह नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही बॉर्न हुए हम में वेरिएशंस हुए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं होते। जैसा पेरेंट होता है वैसा एग्जैक्ट कॉपी डॉटर सेल होती है। इज दैट क्लियर? नाउ coming to question number 5, sketch the reproductive part of a flower. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। सबसे पहले आ जाते हैं वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट हमें पता है फ्लावर का क्या होता है, पेटल्स एंड सेपल्स। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे कलरफुल पेटल्स। अब आपको सिग्निफिकेंस पता ही है, पेटल्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्योंकि वो इतने कलरफुल होते हैं, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल ये होता है ताकि इंसेक्ट्स को वो अट्रैक्ट कर पाए। सो ये हो गए पेटल्स। अब पेटल से ही कनेक्टेड रहते हैं सेपल्स। अब ये दोनों बनाते हैं हमारे वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टिग्मा,
जो कि एंथर को कलेक्ट करता है। उसके बाद ये स्टिग्मा कंटिन्यू होता है एक पतले से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं स्टाइल। अब स्टाइल जाता है और जुड़ जाता है ओवरी में जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? सो ये तीनों मिला के बनता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इज दैट क्लियर? अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो रहता है स्टूडेंट्स, वो दो चीजों से मिलके बनता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या होता है? एंथर वो जगह होती है जहां पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और फिलामेंट उसको कह सकते हो एक पाइप लाइक और स्ट्रक्चर में होता है जो एंथर से जुड़ा हुआ रहता है। तो कुछ इस तरीके के होते हैं फिलामेंट, और एंथर वो जगह होती है जहां पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं और स्टोर होते हैं। एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब आ जाओ जल्दी से लेबल कर लेते हैं इसको। अब लेबलिंग होगी हमारी कुछ इस तरह। सबसे पहले आएंगे हमारे पेटल्स, फिर आएगा सेपल्स। पेटल्स और सेपल्स मिलके क्या बनाए? इन दोनों ने मिलके बनाया वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। वेयर एज एंथर, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, फिलामेंट, ये सब क्या है? ये सब हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। इज दैट क्लियर? सो ये दोनों ने मिलके बनाया, सो ये दोनों हो गए हमारे वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये हो गए वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा हमारा स्टिग्मा, फिर कनेक्ट होता है वो स्टाइल से, और उसके बाद वो कनेक्ट हो जाता है ओवरी में जहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों मिलके बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बनाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कुछ इस तरीके का होता है। ये हो गया हमारा एंथर, और ये जुड़ा रहता है पतले से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं फिलामेंट, और ये दोनों मिलके बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों मिलके बनाए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसी से हमारा लेबलिंग कंप्लीट होती है हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट की। इज दैट क्लियर? अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। नाउ इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो रहता है उन तीनों को हम पिस्टिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल भी कहते हैं। सो पिस्टिल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो कंसिस्ट करता है क्या? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो रहता है उसको हम स्टेमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमिन। और स्टेमिन क्या कंसिस्ट करता है? एंथर और फिलामेंट के। सो अगर आप पे क्वेश्चन आया पिस्टिल तो आप कंफ्यूज नहीं होना। पिस्टिल का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होता है, और स्टेमिन का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होता है। पिस्टिल तीन चीजों से एक को कंसिस्ट करता है जो है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और स्टेमिन दो चीजों को कंसिस्ट करता है, एंथर एंड फिलामेंट। इज दैट क्लियर? नाउ द पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इंक्लूड्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेमिन इज द मेल पार्ट जो कंसिस्ट करता है एंथर एंड फिलामेंट, और एंथर वो जगह होती है जहां पोलन ग्रेन्स बनते हैं और पोलन ग्रेन्स स्टोर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? चलो, तो ये तो हो गए दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन तो हम समझ गए, क्या होता है पॉलिनेशन? पॉलिनेशन सिंपली होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर। सो यहां पे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। इज दैट क्लियर? सॉरी, यहां पे मैंने स्टाइल लिखा, स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। इज दैट क्लियर? तो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब
मेन डिफरेंस क्या होता है पॉलिनेशन में? पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन and cross pollination. तो self pollination is a type of pollination where the pollen grains from the flower reach the stigma of the same flower. अभी हमने जो डायग्राम देखा वहां पे हमने एंथर भी बनाया था, स्टिग्मा भी बनाया था। अगर ये दोनों एक ही फ्लावर के अंदर हैं और एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा में जा रहा है तो उस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन अगर ये जो टाइप है पॉलिनेशन, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर मूव अलोंग द एजेंट्स, अब क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, विंड हो गए, वाटर हो गए। यहाँ पे कोई भी एजेंट की मदद से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ दी रीच दी स्टिग्मा ऑफ दी अदर फ्लावर, और यहाँ पे वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है। तो जहां पे भी दूसरा फ्लावर इन्वॉल्व हो गया उस टाइप को हम क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। जहां पे सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है एंथर का पोलन ग्रेन से स्टिग्मा तक एक ही फ्लावर में, उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। जहां पे भी दूसरे फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट हो गया उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। इज दैट क्लियर? Now, how does the process of fertilization takes place in flowers? अब flowers में fertilization कैसे होता है? So students, हमने देखा था कि pollination में क्या हुआ? pollination में pollen grains का transfer हुआ। कैसे? pollen grains anther से, जो कि male gamete male reproductive part है, एंथर से कहाँ गया? स्टिग्मा तक। स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब स्टिग्मा किससे कनेक्टेड रहता है? स्टाइल से। तो जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएगा वो पतले से स्टाइल से जो हमारा ट्यूब है उससे वो कहाँ पहुंच जाएगा? हमारे ओवरी तक। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो है फीमेल गैमीट। अब जैसे ही मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में आएंगे इनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। इज दैट क्लियर? So during pollination, when the pollen grains reach the stigma of the flower, a pollen tube is generated when the pollen runs down through the style of the ovary. अब pollen tube जो run down करता है style of the ovary से, अब ये style से कहाँ पहुँच जाएगा? ovary तक पहुँच जाएगा। The pollen grains then fertilize the ovary and lead to formation of zygote. जैसे ही मेल गैमीट और फीमेल गैमीट पास में आएंगे इनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। The formation of zygote by the involvement of a male gamete and a female gamete is known as fertilization. और यही fusion of male gamete और female gamete को हम कहते हैं fertilization. Is that clear students? नाउ और फिर ये फर्दर कैसे बनेगा? फ्रूट में बनेगा। जैसे ही जो फ्रूट का डेवलपमेंट होगा फ्लावर के सारे जो पार्ट है वो अपने आप ही झड़ते चले जाते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। अब हमने देखा था विंड, वाटर, एनिमल्स, एक्सप्लोजन, ग्रेविटी, ये सारे तरीके होते हैं जिससे सीड का डिस्पर्सल होता है। सो सीड का डिस्पर्सल हो सकता है विंड से, वाटर से, इंसेक्ट से, एनिमल से एंड बर्ड से। So the seeds which are lighter in weight and are smaller are taken by the winds. अब सारे जो seeds है वो हवा के झोंके से नहीं उड़ सकते, लेकिन वो seeds जो बहुत ही हल्के होते हैं weight से वो easily हवा से एक कह सकते हो फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रैवल कर जाते हैं। Now the seeds which can float are taken by water, और ऐसे seeds जो float कर सकते हैं वो easily पानी से बहते हैं, और ऐसे seeds जिनके पास स्पाइन्स होते हैं या हुक होते हैं तो वो हम ह्यूमंस की बॉडी में अटक जाते हैं या एनिमल्स की स्किन पे अटक जाते हैं। तो ऐसे करके वो एजेंट्स की मदद की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पर्स हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? बेसिकली सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है सीड्स का फैलना। अब ये बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि सीड ऐसा एक कह सकते हो पार्ट है जो केपेबल होता है एक नए प्लांट को गिव राइज करने में। तो
तो अगर एक ही जगह पे एक ही तरीके के सीड्स नए प्लांट को गिव राइज करेंगे तो उस एरिया में कंपटीशन होगा, किसका, वाटर का, सनलाइट का, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, और उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। लेकिन यही अगर सीड्स दूसरी जगह पे ट्रैवल कर जाएं और वो दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के बाद वो दूसरी जगह पे ग्रो करें जहां पे उनको अच्छे से वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। इसलिए सीड डिस्पर्सल एक बहुत ही हेल्पफुल फिनोमिना होता है प्लांट्स के। अब कई प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत हल्के होते हैं। तो जो हल्के होते हैं वो इजीली हवा के झोंके से ट्रैवल कर जाते हैं। अब कुछ होते हैं जो इजीली फ्लोट कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फ्लोट कर जाते हैं पानी में। कुछ होते हैं जिनके पास हुक्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं, तो वो हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं। इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम एक जगह से दूसरी जगह पे सीड को ट्रैवल कर देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं। कई इंसेक्ट्स होते हैं, उन पे स्टिक कर जाते हैं। कई एनिमल्स होते हैं जैसे काउज हो गए, बफेलोज हो गए, हमारे शीप्स हो गए, उनकी स्किन पे चिपक जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पोज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? सो ये सारे एजेंट्स हैं जिनकी मदद से सीड का डिस्पोजल होता है। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मैच द आइटम इन कॉलम 1। अब आपको कॉलम 1 के आइटम्स कॉलम 2 के आइटम्स से मैच करना है। तो कॉलम 1 कहता है बड। अब आप बताओ मेपल, स्पाइरोगायरा, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, पोटैटो या रोज। तो हमें पता है बड किस में रहता है, तो बड का जो हमने पढ़ा था बडिक, जो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, जो हमें ईस्ट में देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? फिर आते हैं आईज। तो हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, जहां पे पोटैटो के जो आईज होते हैं वो केपेबल होते हैं एक न्यू प्लांट को गिव राइज करने में। तो आईज कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, पोटैटो में। अब आते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो ये हमने देखा था किस में स्टूडेंट, सो स्टूडेंट स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन देखा था। अब आते हैं विंग्स। सो स्टूडेंट्स जो मैपल होता है ना, मैपल के आसपास जो मैपल के सीड्स होते हैं उस पे ऐसे विंग्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम समारा कहते हैं, और ये जो विंग्स होते हैं ये उसको हेल्प करते हैं सीड डिस्पर्सल में। सो विंग्स देखते हैं हम मैपल में, तो विंग्स का है आंसर मैपल। अब स्टूडेंट स्पोर्स, स्पोर्स क्या है, हमारा स्पोर फॉर्मेशन से ग्रो होते हैं फंगस, और वो यूजुअली ब्रेड में ग्रो होते हैं। तो ब्रेड मोल्ड्स जो रहते हैं, जो फंगल ग्रोथ होती है वो स्पोर फॉर्मेशन से ग्रो होती है। तो स्पोर्स हम देखते हैं कहाँ पे, ब्रेड मोल्ड पे। इज दैट क्लियर? चलिए, सो ये रहे इसके आंसर्स। बट हम देखते हैं ईस्ट में आईज पोटैटो, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा, wings maple, spores bread mold. Is that clear? Now coming to next question, question number 10, टिक द करेक्ट आंसर। अब आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसके 4 ऑप्शंस हैं और आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज, अ प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछ रहा है। तो लीफ क्या है, वेजिटेटिव पार्ट। स्टेम क्या है, वेजिटेटिव पार्ट। रूट क्या है, वेजिटेटिव पार्ट। लेकिन फ्लावर क्या है, फ्लावर है रिप्रोडक्टिव पार्ट। इज दैट क्लियर? सो ये तीनों तो हो गए हमारे वेजिटेटिव पार्ट, ये तीनों है हमारे वेजिटेटिव पार्ट, और फ्लावर क्या है, फ्लावर है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट। इज दैट क्लियर? सो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। इज दैट क्लियर? नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, the process of fusion of male gamete to the female gamete is called as fertilization. पॉलिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to stigma is known as pollination. रिप्रोडक्शन क्या होता है? फ्यूजन होने के बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद वो केपेबल होता है या तो एक नए प्लांट को गिव राइज करने में, या कह सकते हो आप एक नए इंसान को गिव बर्थ करने में। इज दैट क्लियर?
अब आते हैं सीड फॉर्मेशन। तो जैसे ही प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवरी के अंदर, उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। सीड्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, सीड्स प्रेजेंट रहते हैं ओवरी के अंदर। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, mature ovary forms a seed, stamen, pistil और a fruit। तो फ्रूट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फ्रूट को हम कहते हैं राइपन्ड ओवरी। राइपन्ड यानी कि मेच्योर ओवरी। इज दैट क्लियर? तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, फ्रूट। इज दैट क्लियर? नाउ फोर्थ है आपका द स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, वो रोज है, ब्रेड मोल्ड है, पोटैटो है, जिंजर है। तो अभी हमने देखा था ब्रेड मोल्ड ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो स्पोर्स रहते हैं ये पूरे हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स। हमने देखा था कुछ इस तरीके का, देखो ब्रायोफाइलम का लीव होता है और उसके लीव्स के जो एंड होते हैं वहां पे न्यू प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाती है। सो ये क्या है, ये है लीव ऑफ अ ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीव्स। इज दैट क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, लीव्स। नाउ इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया है अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहो मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों ही चैनल अवेलेबल है यूट्यूब पे। हम आपको सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड जैसे कई कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स के ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना है जो है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप फॉलो नहीं करते तो जल्दी से फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड स्टूडेंट जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस